तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखें ब्रैकेट में, आप तो हड़प्पा सभ्यता भी ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। क्यों, कारण क्या है? कथन और कारण में ये प्रश्न आ रखा है। आप सुनिए इस बात को, महत्वपूर्ण बात है ये कि जब भी इतिहास में एक परंपरा है कि जब भी खुदाई में प्रथम स्थल प्राप्त किया जाता है तो उसी प्रथम स्थल के नाम के आधार पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में तो प्राप्त हुई थी, तब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है और इसे हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें ये बात। अब बात ये करते हैं कि ये नाम दिया किसके द्वारा गया था। तो जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता और या फिर हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखना भी, जॉन मार्शल कौन है? ये जॉन मार्शल इस समय, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य किया जा रहा था, तो इस समय जो पुरातत्व विभाग था, इस समय जो पुरातत्व विभाग का मतलब जहाँ खुदाई का कार्य किया जाता है, पुरातत्व विभाग के ये डीजी थे, महानिदेशक थे। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, जिनके द्वारा इस सभ्यता का नामकरण किया गया था। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई है। तो हम अब आगे चर्चा करेंगे। आगे ये कि सिंधु घाटी सभ्यता को जनरली हम देखते हैं कि एक ही साथ पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्रमुख स्थल मिले, इन प्रमुख स्थलों में क्या क्या जानकारियां मिली, इनको याद कर लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं, सोचते हैं हमारा ये टॉपिक तैयार हो गया। लेकिन आप के सामने एक नए तरीके से मैं सिंधु घाटी सभ्यता को पेश कर रहा हूँ और आपके ना केवल सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य आपको याद हो गए, अपितु सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एक ढांचा आपके दिमाग में बन जाएगा, कंसेप्ट आपके साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इसको समझना है कैसे। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विद्वानों के द्वारा दो मत रखे गए थे। पहला मत रखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं ये विदेशों से आए थे, यानी मुगलों की भांति भारत में आए और बस गए, या विदेशों से आए थे, अंग्रेजों की भांति आए और भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया और मातृ देश के लिए यानी इंग्लैंड के लिए लाभ का कार्य करते थे। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ये तो प्रथम विचार है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेके। दूसरा विचार जो कि देशीय मूल संबंधी विचार है, इसको सोती संस्कृति का विचार भी कहा जाता है। और ये जो जो देशीय मूल का विचार है, इसे ही प्रमाणिक विचार के रूप में माना गया है। अब ये देशीय मूल का विचार क्या है, ये आपके सामने जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में आप समझेंगे और देशीय मूल का जो सिद्धांत है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देशीय मूल का सिद्धांत का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप साधारणतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, देखिए यहाँ पे कुछ ये स्थलों के नाम है, इनके रूप में जाने जाते हैं, है ना। जबकि ये जो स्थल है ये तो एक नगरीय स्थल है। ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो मोटे तौर पर 3500 से लेके हम 1300-1200 ईसा पूर्व तक का मान रहे हैं। तो बात आती है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ था, तो किस तरह से ये विकास हुआ। तो सबसे पहले तो आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी क्या कोई काल था? हाँ, बिल्कुल था, पाषाण काल था। पाषाण काल का अंतिम चरण है, चूंकि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और पाषाण काल का अंतिम चरण है, अंतिम काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का एक स्थल है जिसको मेहरगढ़ कहा गया है और इस मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये एक प्रश्न पूछा गया। तो देखो आप, नवपाषाण काल से धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ रहा है। नवपाषाण काल से धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा है और अब यहाँ मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया और इस काल में मनुष्य ने जो है खेती व्यापक पैमाने पे करने का कार्य किया और ये ग्रामीण स्थल माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व हम कहेंगे पूर्व हड़प्पा, फिर कहेंगे प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने ग्रामीण रूप में थी, सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने ग्रामीण रूप में थी, तब इसको प्राक हड़प्पा नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा का मतलब ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता जब, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता से पूर्व ग्रामीण सभ्यता भी आई होगी ना, तो ये ग्रामीण सभ्यता है
नगरीय सभ्यता से पूर्व। और इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें तांबे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किसी धातु का यदि प्रयोग किया गया था तो ये था तांबा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। फिर इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं इनको आप देख रहे हो, ये आपके सामने। प्राक यानी ग्रामीण, ग्रामीण प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? कालीबंगा, कोटदीजी, बनावली, आमरीकुली, झाब और भी कई स्थल हैं। अब ये कालीबंगा जैसे मैं आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ये काफ़ी हद तक आपके समझ में आ जाएगा। आपने सुना है कि कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, ये आपको याद तो है। लेकिन क्यों मिले मैं आपको बताऊं। क्योंकि कालीबंगा एक ग्रामीण इलाका था प्रारंभ प्रारंभ में, तब यहाँ कच्ची ईंटों के और खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राग का मतलब ग्रामीण है, ग्रामीण में कृषि मुख्यतः होती है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे देखो विकास का क्रम आगे बढ़ रहा है। पाषाण से प्राग पे आए, प्राग से आगे बढ़ेंगे, हम आगे परिपक्व पे आएंगे। परिपक्व का तात्पर्य क्या होता है? परिपक्व हड़प्पा का तात्पर्य है कि इस समय मनुष्य नगरों में रहता था, ये एक नगरीय सभ्यता थी और मनुष्य यहाँ कांसे का प्रयोग करता था। देखिए पीछे आपने बात की तांबे का प्रयोग करता था, यहाँ मनुष्य ने कांसे का प्रयोग किया। कांसा जो एक मिश्र धातु है जो कि टीन प्लस तांबे से मिलकर बनी होती है, टीन और तांबे से मिलकर जो है ये कांसा बना होता है। तो अब देखो यहाँ तांबा धरती से मुक्त रूप से प्राप्त कर लिया मनुष्य ने सीधा। तो तांबा तो क्या है, डायरेक्ट प्राप्त किया गया एक वस्तु है। और टीन और तांबा इन दोनों को मिश्र करके एक मिश्र धातु बनाई गई है और कांसे का निर्माण किया गया। मनुष्य यहाँ तकनीक को जानता है। चूंकि मैंने आपको बताया ये एक नगर था, तो नगर में तकनीक तो देखने को मिलेगी मिलेगी, और ये तकनीक आपके सामने है। अब इस काल के प्रमुख जो स्थल हैं वो आपके सामने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, आलमगीर, पुरसूत का गेंडोर और भी बहुत सारे स्थल हैं। अब बात आती है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता का फिर कालक्रम मोटे तौर पे तो ये मानते हैं 2500 से 1800। और इग्नू में ये जो कालक्रम दे रखा है, इग्नू के जो नोट्स हैं उनमें 2600 से 1900 दे रखा है। एनसीईआरटी में 2500 से 1800 ईसा पूर्व समय काल दे रखा है। तो आपसे टाइम पीरियड वो पूछेगा मोटे तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। मोटे तौर पे फिर वो आपको ये देगा 2500, 2600, 1900, 1800, एक तो ऑप्शन ये देगा, इनमें कन्फ्यूजन नहीं करेगा। और या तीन ऑप्शन आपको अलग से देगा। तो मोटे तौर पर इसका कालक्रम इतना ही माना जाएगा 2500 से 1800। इसका देखो कारण ये है कि लगभग जो स्थल हैं वह इसी काल काल के हैं। लगभग जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या अधिकतम जो स्थल हैं वह इसी काल के यानी परिपक्व काल के हैं। अतः जो है हम सिंधु का कालक्रम मानते हैं 2500 से 1800। वैसे अगर हम देखें तो कालक्रम जो है वो 3500 से शुरू होकर 1300-1200 तक जा रहा है। लेकिन केवल पूछे हड़प्पा का परिपक्व काल क्या है या हड़प्पा सभ्यता का मूल, हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय मानी जाती है ना, तब इसका काल ये। बाकी इससे पहले ग्रामीण है और इसके बाद भी ग्रामीण। अब इसके बाद में ये ग्रामीण सभ्यता में कैसे रूपांतरित हो गई है वो हम देखते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का ये मान लो नगरीय ढांचा है और इस नगरीय ढांचे का किसी कारण से मान लो बाढ़ आ गई, मान लो भूकंप आ गया, कोई भी जो है वो प्राकृतिक आपदा आई, उस आपदा से नगरीय ढांचे का पतन हो गया, तो मनुष्य कहाँ जाएगा? फिर से अपने पूर्व रूप में चला जाएगा, मतलब ग्रामीण में फिर से चला जाएगा, तांबे का फिर से प्रयोग करने लगा। और यहाँ कुछ आपको स्थल देखने को मिल रहे हैं, आड़ है, गणेश्वर है, गिलुंड है, दिमाबाद है, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। तो अब आपके समझ में आ गया देशीय मूल का सिद्धांत क्या है कि पाषाण से प्राग, प्राग से परिपक्व, परिपक्व से उत्तर हड़प्पा काल, इस तरह से इनका विकास होता है। और ये केवल आप इसको एक काल से संबंधित नहीं मानेंगे। अब आपको प्राग भी समझ में आ गया, परिपक्व भी समझ में आ गया कि प्राग का क्या तात्पर्य, परिपक्व का क्या तात्पर्य। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी कालखंड की तो हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि ये कहाँ तक विस्तृत था उस समय के भारत में। चूंकि वर्तमान में जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये तो भारत का वर्तमान नक्शा है ना, तो वो तो ठीक है। लेकिन उस समय ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, तो यहाँ देखें ऊपर कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र और इधर जो है पाकिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश, ये इनका प्रमुख क्षेत्र है। आकृति जो है मोटे तौर पे जो बन रही है वो बन रही है त्रिभुजाकार। तो एक तो प्रश्न ये आपके सामने आ गया
कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है, एक तो ये। फिर विस्तार पूछे तो ये मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि भाई उत्तर में ये कश्मीर या नीचे ये महाराष्ट्र थे, तो यहाँ देखिए आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ देखें, ये है मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे है ये, और सबसे उत्तरी स्थल ये माना जाता है। मान दा देश से देमाबाद सबसे दक्षिण का इलाका है, और ये महाराष्ट्र में है ये क्षेत्र। और अब ये कई प्रश्न पूछते हैं इस पे कि जो ये महाराष्ट्र में है देमाबाद, यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो चूंकि मैंने आपको ये बताया उत्तर हड़प्पा काल का एक प्रमुख स्थल है, तो यहाँ से तांबे का गेंडा, तांबे का भैंसा, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे के साक्ष्य जो है ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये जो साउथ में गोदावरी की एक सहायक नदी है, और जिसका नाम है परवरा, ये परवरा नदी के किनारे बसा, ऊपर चिनाब मैंने आपको जानकारी दे दी। यहाँ हम बात करते हैं तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है, और सबसे पूर्वी सीमा ये मानी जाती है। और सबसे पश्चिमी सीमा जो है ये सूतका गेंडोर है। अब ये सूतका गेंडोर पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, एक तो इसकी नदी की हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये हिंडन और ये दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये डिटेल में आपको देखो कुछ चर्चा हो रही है विद फोटो, आपके इमेजेस के साथ में स्केचेस के माध्यम से मैं आपको पूरा ऐसा ड्रॉ कर करके आपको पूरे टॉपिक आपको इसी तरह से क्लियर करूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फोटोज़ बार बार देखने से या इमेजेस बार बार देखने से कोई चीज़ लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा था कि इस पर 2-3 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। वो 2-3 प्रश्न कौन कौन से, एक तो देखो मैं आपको बताऊँ, ये अगर मैं कहूँ, यहाँ देखें आप, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इस कोने के ऊपर, एकदम कोने पर, यहाँ सूत का गेंडोर है, और इसके जस्ट पास में जो देश है वह है ईरान, ईरान देश है। और ईरान है तो ईरान की सीमा पर कौन सा है ये पूछते हैं एक तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ अगर आप देखें कि ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के इस कोने पे यहाँ जो है ये सूत का गेंडोर हो गया, यहाँ सूत का गेंडोर हो गया ना, सूत ऐसा हो गया, सूत का गेंडोर हो गया। सूत का गेंडोर पे क्या क्या प्रश्न है, एक तो ईरान की सीमा पर कौन सा देश बसा हुआ है, कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सूत का गेंडोर। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह था, तो ये एक बंदरगाह के रूप में स्थापित था। ये नेट में प्रश्न भी पूछा गया है। फिर ये पूछें आपसे कि सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा, तो हमने बात ही कर ली, ये सूत का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ ये क्या है, ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की चौड़ाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी, यानी अगर इसका फैलाव की बात करें यहाँ हम, चौड़ाई तो जो थी वो ज़्यादा थी 1600 किलोमीटर, और लंबाई जो थी वो कम थी, ये 1400 किलोमीटर थी। 1400 इंटू 1600 किलोमीटर का लंबाई चौड़ाई थी, ऐसा रंगनाथ राव नामक विद्वान के द्वारा जानकारी दी गई। और संपूर्ण इनका जो क्षेत्र था, संपूर्ण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर था, तो ये भी प्रश्न पूछते हैं। सॉरी, ये था 12,99,000 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई, क्लियर होगी। अब आगे हम चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के कुछ केंद्रों पे बात करेंगे। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कहते हैं 1300, 1400, 1500 तक स्थल थे जो कि खुदाई में लगातार जिन जगहों खुदाई की जा रही है। तो अब आप इनमें से कुछ एक स्थल देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महत्वपूर्ण स्थल थे, ज़्यादा स्थल थे। तो यहाँ आते हैं हम, ये देखो मोहनजोदड़ो, आपको पता है पाकिस्तान में, उसके आसपास और देखो लोहाम जोदड़ो है, निंदोवाड़ी है, जुदेर जोदड़ो है। ये कुछ प्रमुख स्थल, ये सिंधु नदी जा रही है, ठीक है। सिंधु की एक तरफ तो है ये मोहनजोदड़ो, और एक तरफ है चनूदड़ो, कोट दीजी, ठीक है। तो ये सब सिंध के अंदर है। एक तरफ है आमरी, ये भी सिंध में। ये देखो इसी के पास बालाकोट और अलादीनो भी है। सूतका गेंडोर की मैंने बात की थी, ये इधर देखो सूतका गेंडोर, यहाँ इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि सूतका गेंडोर जो है
ईरान की सीमा पे सबसे पश्चिमी क्षेत्र है ये। इसके बाद देखें और भी कुछ क्षेत्र जो कि आप देखो, ये कालीबंगा रहा, ये राखीगढ़ी रहा, ये रोपड़ है, पंजाब के अंदर है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई हुई। और फिर गुजरात के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनमें धोलावीरा, सूत, कोतरा, लोथल, रंगपुर, रोजदी आदि, इन पे हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। और भी कुछ स्थल हैं तो वीडियो को आप पॉज करके आराम से इनकी डिटेल दे सकते हो। नीचे अगर आप देखें यहाँ तो इधर इस तरफ यहाँ मैंने अलग से दिखा रखा, कोटडीजी, आमरी, चनोद्रो, मोहनजोदड़ो, ये सब अपने सिंधु नदी के किनारे बसे हुए। तो आगे हम बात करेंगे सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं। तो टाइम पीरियड हमें पता है, पहला पॉइंट क्लियर है। प्रभाव क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, ये हमारे क्लियर है। रंगनाथ राव ने कितना कहा, 1600 चौड़ाई, 1400 लंबाई, ये हमारे क्लियर है। लगभग 1400 स्थल प्रकाश में आ गए, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसा कोई फैक्ट नहीं पूछने वाला क्योंकि लगातार खुदाई का कार्य चल रहा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में बता दी मैंने आपको, कितने कौन कौन से स्थल थे। फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में कैसे आई, तो अंग्रेजों के द्वारा जब रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य किया जा रहा था, ब्रांटन बंधु जो थे जब ये खुदाई का कार्य कर रहे थे, तो ये सिंधु सभ्यता प्रकाश में आई। इसके अलावा पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र हैं, किले गुल मोहम्मद है, मुंडी गाक है, ये आरंभिक स्थल हैं जो कि इसको सिंधु सभ्यता के बीजारोपण को दर्शाते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ इस समय शुरुआत चल रही थी। और फिर आगे हम बात करें, यही कुछ स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को दर्शा रहे हैं, या आरंभिक काल को दर्शा रहे हैं, या प्राक हड़प्पा काल को दर्शा रहे हैं। जिनमें देखो, ये अपने कुल्ली है, नाल है, झाब है, ये सब जो हैं, ये क्वेटा है, ये सब के सब स्थल जो हैं सिंधु सभ्यता के प्राक हड़प्पा के स्थल हैं। इनको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिंध में क्या, पंजाब में, हरियाणा में, तो इनके एक एक स्थल पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको इनको अलग से देखने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। तो चाहे जम्मू है, और ये गंगा, यमुना, दोआब, बलूचिस्तान, बहावलपुर, ये सब हम देख लेंगे। अब ये इस टॉपिक में एक और चर्चा कर लेते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का विचार है कि कैसे थे ये। देशीय था, ये विदेशी था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि देशीय विचार ही सही है। देशीय मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ था, विदेशी नहीं थे। तो ये विचार किस किस ने दिया, ये तो स्पेशली आप याद कर ही लो। पिगट घोष, डेल सर्विस, अलची मुगल, गुप्ता अग्रवाल, ऐसे एक एक स्लॉट में याद कर लो। पिगट घोष, डेल सर्विस, अलची मुगल, गुप्ता अग्रवाल, इन्होंने ये देशी मूल का विचार दिया, जबकि विदेशी मूल का विचार मार्शल मैके, मार्टिमर हिलर और जॉर्डन क्रेमर ने दिया था। और कुछ कहते हैं आर्यों की एक शाखा भारत में पहले आ गई थी, उनमें कौन है, वुसालकर, टी एस रामचंद्रन और एस आर राव और शास्त्री हैं। तो मेन आपको देशीय मूल का विचार ये आपको याद रखना है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई, उम्मीद है। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं